स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता से पहले जो भारत सरकार में कृषि या गांव को लेकर के कुछ ऐसी योजनाएं लोगों ने, साहूकारों ने या जो हमारे इंडिया के नेता थे उन्होंने मिलकर चलाई थी, जो भारत के समन्वय यानी भारत के गांवों के विकास के लिए थी। वो योजनाएं आज़ादी के पहले यानी अंग्रेज जब हमारे भारत को छोड़ कर गए उससे पहले हमने आपको बताया था। आज हम बताएंगे कि आज़ादी के बाद जब हमारी सरकार का गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद में कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार तथा अन्य लोगों ने चलाई, ठीक है, किस किस तरीके से हमारी जो कृषि है, हमारे जो गाँवों का उत्थान है, कैसे कैसे पूरा किया गया। देखिए, योजनाएं तो बहुत ज़्यादा चलाई गई थी शुरुआती दौर से। जैसे हमारा जो भारत था 1947 इसमें आज़ाद हुआ, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन सारी योजनाओं को बताना एक संभव रूप नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं की जो 1 से 2 गाँव में, 4 गाँव में, 10 गाँव में इस तरीके से चलाई गई। लेकिन जो विस्तृत योजनाएं हैं भारत सरकार ने अपने हैंडल में लेकर के उनको चलाया है, उन योजनाओं की आज हम चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से चलाई गई। लगभग कई जिलों को शामिल किया गया या लगभग कई राज्यों को शामिल किया गया। इस तरीके से जो योजनाएं चली हैं, जिस पर सरकार का हस्तक्षेप रहा है, जो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई गई हैं, उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहली जो योजना हमारी चली थी सन 1960 ईस्वी से 61 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोग्राम। तो आप देखिए इस योजना की शुरुआत कैसे हुई है मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कई लोग इंडिया में सर्वे करने के लिए आए। जैसे उसी में से एक टीम थी जो 1959 यानी 1969 ईस्वी में अमेरिका से हमारे देश में आई, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को चेक करने के लिए आई, जिस टीम का नाम था फोर्ड ऑफ फाउंडेशन टीम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस टीम ने जब हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमारे गांव में कृषि उत्पादन को जो है सर्वेक्षण किया, कृषि उत्पादन का सर्वेक्षण किया, तो उसमें ये देखा उन्होंने कि यहाँ तो बिल्कुल कृषि खत्म है। यानी ना ही कोई सिंचाई का साधन है, ना ही कोई बीज है अच्छे, ना ही कोई खाद यूज करता है। आपको याद होगा, अगर आप बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं कि आज के लगभग 30 से 40 वर्ष पहले हमारे खेतों में बिल्कुल खाद नहीं डाली जाती थी। यूरिया, डीएपी, एनपीके, इस तरीके की कोई खादें नहीं डाली जाती थी। ओनली हमारे जो किसान थे वो ये सोचते थे कि ये खादें डाल देने से हमारा जो खेत है वो बंजर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ गोबर की खाद यूज करते थे, इसलिए उनको हैवी चोट होती थी। गोबर का खाद वो सारी चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पाती। हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है गोबर की खाद, लेकिन इन सारी चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस टीम ने जब ये सर्वेक्षण किया कि उत्पादन बहुत ही कम है, एग्रीकल्चर के साधन बिल्कुल खत्म है, नहीं है, तो उन्होंने सरकार को, जो पुनः सरकार थी, उसको एक मतलब जो है सुझाव दिया। सरकार को उन्होंने सुझाव दिया कि अगर आप इस तरीके का प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, कृषि यानी जो कृषक हैं उनको कुछ ऐसा पैकेज देते हैं जिससे उनकी कृषि आय में वृद्धि हो सके, उनके परिवार की आय बढ़ सके, उनकी आय बढ़ सके, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया। इस कार्यक्रम को पहले ट्रायल रूप से 7 जिलों में स्टार्ट किया गया था। ओनली 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो भारतीय कृषि मंत्रालय के अधीन होकर के, और जो उस फोर्ड ऑफ फाउंडेशन टीम के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो वहाँ के जो चेक करने के लिए आए थे, उन दोनों ने इस योजना को चलाया, ठीक है। दोनों के सुझाव में ये योजना 7 जिलों में चलाई। के बाद में जब इस योजना का प्रभाव पड़ा किसानों के ऊपर, उन्हें टाइम से बीज मिलने लगा, टाइम से खाद मिलने लगी, कृषि यंत्रों का उद्भव हुआ, कृषि यंत्र दिए जाने लगे, तो कृषि में क्या हुआ, कृषि में कुछ बढ़ोतरी इस योजना के अंतर्गत देखी गई। 7 जिलों से बढ़ा करके 14 राज्य तथा 37 जिलों में यह योजना का विस्तार किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत किसानों का जो आय थी वो बढ़ गई, ठीक है। किसानों को खाद, पानी, सिंचाई के साधन, इन चीज़ों को धीरे धीरे करके उन्नत किया गया। यानी जो ट्यूबवेल थे उन चीज़ों को लगवाया गया कहीं कहीं, ठीक है। और जो उन्नत खाद थी, यानी जो उन्नतशील बीज थे, उन चीज़ों को दिया गया, जिससे किसान की आय में वृद्धि हुई, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 10 क्रमी कार्यक्रम चलाए गए। धीरे धीरे मतलब प्रोसेस सारा वही था कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण किसानों का उत्थान किया जाए। उनके पास जमीन ज़्यादा थी, साहूकारी को खत्म किया जाए। जमीन ज़्यादा थी, ठीक है, लेकिन उत्पादन उतना नहीं था, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी उनके पास नहीं थी जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके, ठीक है। बहुत वर्षा पर निर्भर रहते थे, इसलिए इस कार्यक्रम को 37 जिलों में जब चलाया गया तो वहाँ का जो कृषि क्षेत्र था वो उसमें उत्पादन बढ़ा, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो सघन कृषि जिला कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत
स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर उसी तरीके के अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और उनके द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता था। किसानों को नए तरीके से पैकेज दिए जाते थे, कृषि यंत्रों के रूप में, लोन के रूप में, खाद के रूप में, फसलों के बीज के रूप में नए नए वैरायटी ये दिया जाता था। इससे उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम चला था ये 1964 से 65 ईस्वी में चला था। सेम नाम लग रहा है आपको, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। देखिए जिला स्तर पर अलग तरीके से हो रहा था, इसमें उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, पर इसमें अंतर्गत जो पैकेज दिया जाता था वो कृषि एवं पशुओं की सुधार हेतु दिया जाता था। इस योजना का स्टार्टअप 1964 से 65 ईस्वी में किया गया था तथा इसमें 514 जिले सामान्य रूप से ज्वाइंट किए गए थे। 514 जिलों में यह योजना विस्तार रूप से चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो किसानों के पास उन क्षेत्रों को चूज किया, उन क्षेत्रों के किसानों को लिया गया था जो बहुत ही पिछड़े वर्ग से बहुत ही मतलब लोकल एरिया से अपना वो करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, लकड़ी वाले हल का प्रयोग करते थे, बैलों से करते थे, पानी की कोई सोर्स नहीं था उनके पास, इस तरीके से वो खेती किया करते थे। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने उन क्षेत्रों में नए बीज, कीटनाशक दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी से युक्त यंत्र, कृषि यंत्र, नई पशुओं को सुधार के लिए वैरायटी, यानी जो अपना लोकल वैरायटी खेरीगढ़ वगैरह थी, गाय की नस्लें थी या जानवरों की नस्लें थी, उनको आगाह किया, उनको बताया कि इस तरीके से आप कीजिए इस योजना के अंतर्गत। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके तीसरे कार्यक्रम की। जो हमारा भारतीय कृषि को उत्थान करने के लिए जो तीसरा कार्यक्रम चलाया गया सन 1965 से 66 से 67 तक, यानी 1966 से 1967 तक अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। भारतीय किसान जो करते थे वो अपना पैदा हुआ गेहूं रखा है, धान रखा है, उसी को बो करके वापस से उगाते थे, जिससे क्या होता है बार बार उसी बीज को बोने से हमारा ओज होता है जो वो खत्म हो जाता है, मतलब उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी, उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन इसके जरिए हमने ये देखा कि अगर हम नई तरीके की वैरायटी, उन्नतशील रोग रोधी वैरायटी अगर हम देंगे, रोग रोधी प्रजातियां देंगे तो उपज में काफी हद तक बढ़ोतरी होगी। और वही हुआ। जब ये प्रोग्राम लागू किया गया तो हमारे जो कृषि के पिता कहे जाते हैं, हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इंडिया में उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, हरियाणा, पंजाब, 3 राज्यों में उन्होंने किया। इन्होंने हरित क्रांति के दौरान 1966-67 में हाई यील्डिंग प्रोग्राम करके बहुत ही उन्नत तरीके से उसको निभाया और इसका जो बढ़ोतरी हुई उसको आप देख लीजिएगा। जो हमारा पहले का उत्पादन था वो 9,50,50,000 टन उत्पादन था। टोटल जो राउंड ऑफ फिगर था जो हमारा इंडिया का गेहूं या चावल में खाद्यान्न उत्पादन में 9,50,50,000 टन था। लेकिन इसको लागू होते ही 2-3 साल के अंदर जब एवरेज लगाया गया तो वहां पे उत्पादन 16,99,20,000 टन, यानी लगभग 2 गुने की वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा किसान शिक्षित हुए। किसानों ने खाद का यूज करना स्टार्ट किया सन 1967-68 से। वो बिल्कुल यूरिया, DAP, NPK कुछ भी यूज नहीं करते थे, उन्होंने खाद का यूज करना स्टार्ट किया। नई नई वैरायटियों से वो जो है लाभान्वित हुए। जहाँ वो 2 कुंटल प्रति बीघा पैदा करते थे वहाँ उन्होंने 3 या 4 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन किया। ठीक है, जो हमारा अगला कार्यक्रम चला था 1973 ईस्वी में, प्रशिक्षण एवं भेंट व्यवस्था, यानी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। यानी जो हमारे कार्यक्रम अभिकर्ता थे, यानी जिन्होंने कार्यक्रम चलाया था, वो डायरेक्टली ट्रेनिंग, मतलब किसानों के पास जाते थे, उन्हें कृषि यानी खेती की टेक्निकल तरीके से, खेती को टेक्निकल तरीके से करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये बताते थे कितना बीज डालना है, कैसे रोपाई करनी है, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा कीटनाशक डालना है, कौन सा खरपतवारनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड कौन कौन से उनको देने हैं। इस तरीके से उनको ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, कहीं पर तो लोग शामिल हो जाते थे, कहीं पर नहीं शामिल होते थे। इसके बाद में उन्हें प्रशिक्षण यानी जो ट्रेनिंग दी और विजिट
विजिट करके वो जाते थे किसान के फार्मर, यानी जो फार्मर था उसके फॉर्म पे जाते थे, वहाँ पे वो देखते थे उसकी फसल जो बोई हुई होती थी और उसको नए तरीके से करने के लिए, या बोई हुई फसल में जो लागत लगनी होती थी जिस तरीके से उनको करना था टेक्निकल तरीके से, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्योंकि इस कार्यक्रम के जो अभिकर्ता थे यानी चलाने वाले थे वो डॉक्टर बोनर थे, जो वर्ल्ड बैंक के प्रसार सलाहकार थे, प्रसार शिक्षा के सलाहकार थे। मतलब जो वर्ल्ड बैंक का एक्सटेंशन था, जो विजिट करना था, उसके सलाहकार थे। उन्होंने भारत की दयनीय दशा देखकर किसानों के प्रति ये भाव रखा और इस योजनाओं को जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तथा बिहार के कुछ इलाकों में चलाया गया। ठीक है, योजना से बहुत सारा प्रभाव पड़ा। कृषि जो उत्पादन था बहुत ही अच्छा रहा तथा नई नई फसलों को टेक्निकल तरीके से करने का इन्होंने विचार विमर्श करके एक योजना तैयार करके इन्होंने लागू की। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा कृषि पर प्रभाव पड़ा, जो 1977-78 में जाकर के पता चला सूचकांक के अनुसार। तो ये योजना भी बहुत अच्छी थी। इससे क्या होता था, जो हमारा किसान होता था उसको डायरेक्टली एक इन्फॉर्मर मिल जाता था, यानी बताने वाला मिल जाता था, क्योंकि उसके पास कोई वही पुरानी पद्धति पारंपरिक खेती थी। अगर गेहूं बो रहा है तो बिना सिंचाई किए बो दिया, पानी बरसा वरना वो चला गया। लेकिन उन्होंने क्या बताया, बोरिंग करके भी पानी निकाला जा सकता है, ट्यूबवेल वगैरह इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करके इनका पैकेज भी देते थे और लोन भी देते थे। इस तरीके से उन्होंने खेती बाड़ी पर ध्यान दे करके आगे की तरफ बढ़ाया। अब जो हमारी नेक्स्ट योजना है, इस योजना को देखा गया कि भारत में बहुत ज़्यादा जो एरिया है, जैसे राजस्थान में है कुछ एरिया, उत्तर प्रदेश में भी है, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है। मतलब वहाँ पे बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक है, ना ही वहाँ पे कोई नहर या नदी का जुगाड़ है। तो उस सूखाग्रस्त भूमि को कैसे उपयोगी बनाया जाए, कैसे उसमें फसलें ली जाएं। तो जो वहाँ के लोकल किसान निवास करते थे उनके आगे बहुत ही समस्या थी कि वो एक फसल के अलावा दूसरी फसल नहीं ले पाते थे। इसलिए इन्होंने एक नया प्रोग्राम चलाया, नई योजना लागू की, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम। यानी इस क्षेत्र में उन्होंने टेक्निकल तरीके से खेती करने की विधियों को अपनाया, यानी सूखे में पानी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके कि कम पानी की मात्रा से फसलों की सिंचाई भी हो सके। आपने टपक विधि, जो ट्रिपल विधि होती है सुनी होगी, या बौछारी सिंचाई जो नोजल द्वारा की जाती है, यानी कम पानी से पूरे खेत में पौधों को पानी खाली दिया जाता है, ऐसे डायरेक्टली तालाब की तरह नहीं भरा जाता है। इन विधियों को लाए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।